फ्रेंड्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इंडियन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रखा है और हमारा टॉपिक है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय व मौद्रिक नीति। इस पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। चलिए सर शुरू करते हैं। हुज सुप्रीमेसी इज प्रूव्ड बाय द सिस्टम ऑफ पासिंग द बजट एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट। संसद में प्रतिवर्ष बजट पास करवाने की व्यवस्था से किसकी सर्वोच्चता सिद्ध होती है? आपको ये पता है कि हर साल बजट रखा जाता है जिसे आम बजट कहते हैं। आम बजट संसद में रखा जाता है, तो इससे किसकी सुप्रीमेसी साबित होती है? प्रेसिडेंट की यानी राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर की, पार्लियामेंट की, या फाइनेंस मिनिस्टर की, पार्लियामेंट की। सर हमारी संसद जो है वो सर्वोच्च है। उसका रीज़न भी है। संसद बनती कैसे है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर हमारी संसद बनती है। लोकसभा देश का नेतृत्व करती है, राज्यसभा भी अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता का नेतृत्व करती है, राष्ट्रपति भी उन्हीं से चुना जाता है। तो इसलिए मतलब अल्टीमेटली पब्लिक की सुप्रीमेसी सिद्ध होती है। ऑप्शन में पार्लियामेंट है। संसद की सर्वोच्चता सिद्ध होती है क्योंकि हमने हर साल बजट को संसद में पास करवाने की व्यवस्था रखी है। ठीक है, इसमें कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री की जीत नहीं है। हमारी संसद सर्वोच्च है जो कि हमारे लिए पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है हमारी संसद। ठीक है सर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड इन पब्लिक फाइनेंस। जब सार्वजनिक वित्त का हम अध्ययन करते हैं तो किसका अध्ययन नहीं करते? पब्लिक रेवेन्यू का, पब्लिक एक्सपेंडिचर का, पब्लिक डेट का, नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम, आप इसको इस तरह से रट्टा मत लगाइएगा कि सर देखो ना पब्लिक फाइनेंस, मैंने इन तीनों में तो पब्लिक आया। भले रट्टा लगाने के लिए ठीक है, लेकिन अपने को समझ में भी आना चाहिए। मैं भी अगली स्क्रीन में समझाऊंगा। अभी नेशनल इनकम जो है वो एक अलग विषय है। जब हम पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त की बात करते हैं तो हम सार्वजनिक आय यानी गवर्नमेंट किन जगहों से पैसा कमाएगी, गवर्नमेंट किन जगहों पे स्पेंड करेगी और गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पे डेट कैसे लेगी, उनकी बात होती है पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर नेशनल इनकम रहा। एक बार आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक फाइनेंस में क्या शामिल है। इसके अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर फिर फर्दर डिवाइडेड है, मैं उस पर भी बात करता हूँ। पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक आय कैसे होगी, पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण, फिस्कल पॉलिसी जो इन तीनों से ही मिलके बनती है। फिस्कल पॉलिसी इन तीनों का रिफ्लेक्शन फिस्कल पॉलिसी में हो जाता है, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब पब्लिक फाइनेंस का स्कोप होता है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर कई तरह के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रूटीन एक्सपेंडिचर, भारी भरकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। उसके अलावा भी एक्सपेंडिचर के बहुत टाइप होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब सरकार को रेवेन्यू कमानी है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में फिर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स से होने वाला रेवेन्यू और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स से होने वाला रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के नाम पे गवर्नमेंट फीस वगैरह कलेक्ट करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे हम इस वीडियो के नीचे सिंपली इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप पहले समझने में ध्यान दीजिए। पब्लिक डेट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उन्हें देश के लोगों से पैसा उठाना है, सार्वजनिक ऋण जो है वो देश के लोगों से उठाना है, या बाहर की जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती है वहाँ से बोरो करना है। वो ज़रूरत के हिसाब से होता है। फिस्कल पॉलिसी में ये तीनों चीज़ें आ जाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट। इसके अलावा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी फॉर ओवरऑल ग्रोथ। तो ये आपका स्कोप रहा। ठीक है, वेल अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कंट्रोल मीन्स। साख नियंत्रण का अर्थ क्या है? टू रिड्यूस क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कई बार मैं हर बार इस वीडियो में बोला करता हूँ हर बार कि कई बार क्या होता है, जैसे कंट्रोल करने का मतलब होता है कम करना। इन लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज में अपन कंट्रोल का मतलब से कम करना। तो बगैर आगे के ऑप्शन पढ़े कुछ बच्चे क्या करेंगे, हाँ क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है क्रेडिट को कम करना। आगे के ऑप्शन तक नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन देख लीजिए। सेकंड ऑप्शन कहता है क्रेडिट को इनहेंस करना। थर्ड कहता है टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्रेडिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। देश की आवश्यकता अनुसार साख को कम या अधिक करना। तो साख नियंत्रण का अर्थ ये है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है ज़रूरत के हिसाब से खुराक को बढ़ाना या खुराक को कम करना। खुराक डोज यानी उसमें क्या होता है, क्रेडिट को या तो अगर देश में मंदी की स्थिति है तो तरलता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और देश में अगर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हैं, बहुत मुद्रास्फीति का दौर चल रहा है, तो क्रेडिट को कम किया जाता है। ठीक है, तो देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रेडिट को कम करना या ज़्यादा करना को कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। और क्रेडिट कंट्रोल के टूल क्या हैं, तो आपको बताया गया था आपके
क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स है, वो मैं अभी इसके बाद बात कर लेता हूँ। आपको 7 को समाप्त करना ये तो बिल्कुल नहीं है। तो सी इसका सही अर्थ है। हमेशा याद रखिएगा, चुनना पड़े तो एक होता है सही और एक होता है ज़्यादा सही। हमेशा ज़्यादा सही को चुनिए, और गलत में से भी अगर चुनना पड़े तो जो बिल्कुल गलत है, मतलब 4 ऑप्शन है और 4 में जो बिल्कुल गलत है, जो हो ही नहीं सकते, उनको छोड़ देना चाहिए। और जो आपको हजम नहीं हो रहा है लेकिन लेस गलत लग रहा है, उसको ले लेना चाहिए। ये सिंपल MCQ का तरीका होता है। RBI क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, इसके लिए उसके पास जनरल तरीके हैं और स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव तरीके हैं, ठीक है। तो कुछ तो सामान्य तरीके हैं और कुछ चयनात्मक तरीके हैं, लेकिन इनको पॉपुलरली बोला जाता है क्वांटिटेटिव तरीके और क्वालिटेटिव तरीके, ठीक है। मैं इस वीडियो में इस वाली स्लाइड में आपसे क्वांटिटेटिव तरीके बात कर लेता हूँ, फिर अगली वाली में दूसरों पर बात कर लूँगा। बैंक रेट में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, बैंक रेट का मतलब ये नहीं होता है कि पब्लिक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज लोन दिया जाता है। शायद हम बैंक रेट का मतलब समझते होंगे कि बैंक रेट आ रहा है तो बैंक जिस रेट पे जनता को लोन देता है, नहीं। बैंक रेट का मतलब होता है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक मतलब ये ICICI, SDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक आपने क्योंकि अपना तो वास्ता कमर्शियल बैंक से ही पड़ता है। तो RBI जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट को बढ़ा के या कम करके क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से कैश रिजर्व रेशो, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था। बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ भाग RBI के पास जमा कराना होता है। सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपया अगर जनता ने जमा कराया है बैंकों के पास, तो उस 1 करोड़ का 4.5%, अभी 4.5% की रेट चल रही है, 1 करोड़ का 4.5% यानी 4.5 लाख रुपया बैंकों को RBI के पास जमा करवा के रखना पड़ेगा। उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसको बोलते हैं SLR। बैंकों को अब सारा पैसा जो बैंकों के पास आता है वो सारा पैसा वो लोन के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कुछ पैसा उनको RBI के पास जमा कराना है, वो बात हो गई, और कुछ पैसा उनको लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना होता है। गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में उन्हें अपने पास रखना होता है, ताकि अगर अचानक डिमांड आ जाए तो वो उन्हें दे सकें और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए। तो काफ़ी सारा पैसा उनको अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, बाकी पैसा वो चला सकते हैं। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है कि जो बैंक होते हैं, RBI जो होता है, RBI क्या करता है, खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों को या तो बेचता है या खरीदता है। होगा क्या, अगर RBI प्रतिभूतियों को बेचेगा तो इसका क्या मतलब होगा, जनता खरीदेगी तो जनता का पैसा RBI के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। जनता का पैसा RBI के पास पहुंच जाएगा तो जनता की परचेजिंग या स्पेंडिंग पावर लेस हो जाएगी। उल्टा सोचिए, अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, इसका मतलब जनता बेच रही है। अगर जनता बेच रही है तो फिर जनता के पास पैसा आएगा। तो डिपेंड करता है कि हम जनता के हाथों में स्पेंडिंग पावर देना चाहते हैं या स्पेंडिंग पावर कम करना चाहते हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज या सेल किया जाता है। ये सारे क्वांटिटेटिव या डायरेक्ट तरीके हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में अपन क्वालिटेटिव तरीकों पे भी बात करेंगे, लेकिन ये सारे तरीके क्रेडिट कंट्रोल के हैं। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है YouTube वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा YouTube वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको PDF मिलेंगे। ये PDF कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा, ठीक है। अब ये सब आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्य है? इशू ऑफ नोट्स, नोट निर्गमन करना, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, जनता से सीधे धन को जमा करना, लैंडिंग टू द पब्लिक, जनता को ऋण देना, ऑल ऑफ द अबव। कई लोगों का ऑल ऑफ द अबव बड़ा फेवरेट होता है कि नहीं बैंक है तो ये सारे काम करेगा, नोट भी इशू करेगा, जनता से पैसे भी लेगा। अरे भाई, सेंट्रल बैंक की बात चल रही है, ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। सेंट्रल बैंक जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वो जनता से डील नहीं करता है।
आरबीआई जो होता है, जो देश का केंद्रीय बैंक है, वो बैंकों से बात करता है, ठीक है। B1, B2, B3, B4 जितने भी बैंक हैं देश में, वो उनसे बात करता है। इतनी करोड़ों की आबादी से, 150 करोड़ की आबादी होने को आई है, उनसे बात नहीं करता है। उनसे ना तो जमाएं लेता है, ना उनको लोन देता है। हाँ, ये काम वो बैंकों के माध्यम से करवाता है। तो आरबीआई का, या जो देश के केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है, वो है नोट निर्गमन करना, कॉइन मिंट करना, ये उनका काम है। बाकी ये जो काम है जनता से धन लेना या उनको ऋण देना, ये काम कमर्शियल बैंक्स का है, वाणिज्यिक बैंकों का है। ये काम केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, मतलब आता हुआ क्वेश्चन प्लीज़ गलत मत कीजिएगा, उससे बहुत आपको बाद में दुख होगा। फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का एक प्रमुख काम है इशू मनी या इशू नोट्स एंड कॉइन्स। तो मुद्रा निर्गमित करना, नोट्स और कॉइन्स इशू करना, ये केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है। सेकंड है इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स अगर किसी देश का कर गया तो समझो वो देश ही कोलैप्स कर गया। तो आरबीआई, जैसे अपने देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई इसको बड़ा इंश्योर करता है कि कोई बैंक फेल ना हो जाए, ठीक है। थर्ड है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू कमर्शियल बैंक, आखिरी सहारा। जैसे कहते हैं भाई आखिरी शरण में किसकी जाएं, तो अगर बैंकों को कोई भी दिक्कत आई तो आखिरी सहारा जो रिजॉर्ट है, ठीक है। वैसे रिजॉर्ट हम मैयाशी करने के लिए, ऐश करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब घूमने के लिए करते हैं, बट रिजॉर्ट का मतलब वैसे सहारा या आश्रय होता है। तो कमर्शियल बैंकों का आखिरी सहारा आपका केंद्रीय बैंक ही होता है। इसी तरह से लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू गवर्नमेंट, अगर अंतिम ऋणदाता कहें, अगर सरकार को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, मान लीजिए कि उनकी पॉलिसी होती है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए उनके पास शॉर्टफॉल हो गया, तो वो आरबीआई उनके पास एक आखिरी सहारा होता है जिससे वो उधार ले सकते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो पिछले वीडियो में भी आया था कि राजकोषीय नीति के निर्धारण का कार्य वित्त मंत्रालय करता है, सरकार करती है। वहीं मौद्रिक नीति के निर्धारण का कार्य, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी उसको तय करता है आपका सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक के कुछ प्रमुख कार्य हैं। इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, जरूरी थोड़ा नोट निर्गमन वाला ही काम आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, जनता की क्रय शक्ति को कम करने के लिए सरकार का मुख्य उपाय है। अब एक बार आप समझ लीजिए कि जैसे ये मान लीजिए एक व्यक्ति है और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसको अपन कह रहे हैं जनता, ठीक है। अब मान लीजिए कि जनता के पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं। सपोज करो इस आदमी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो ये क्या करेगा, 1 लाख रुपए खर्च करेगा। अगर इस आदमी के पास 1 लाख रुपए है तो ये भी 1 लाख रुपए खर्च करेगा। तो अगर जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो क्या करते हैं, किसी भी दाम पे चीज़ों और सेवाओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर सप्लाई नहीं बढ़े, अगर वस्तुओं का भाव, अगर वस्तुओं की सप्लाई और सेवाओं की सप्लाई ना बढ़े और ज़्यादा मनी उनको चेस करने लग जाए, मैं तो तेरे को खरीद के रहूँगा चाहे जो दाम बोल तू दाम बोल, तो इससे क्या होता है, देश में इन्फ्लेशनरी कंडीशन आ जाती है। मैं वापस बोलता हूँ, अगर सप्लाई किसकी, वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई सीमित है और खरीदने वाले के पास बहुत धन है या बहुत मुद्रा लेके वो बैठा है, तो वो येन केन किसी भी कीमत पे वो चीज़ लेना चाहेगा। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि कोरोना के समय मान लीजिए कोई इंजेक्शन है या हॉस्पिटल बेड है, तो क्या था, सप्लाई थी कम और लोगों के पास, कई लोगों जो अमीर लोग थे उनका बहुत पैसा था, तो क्या होने लगा कि उनकी कालाबाजी और होने लग गई, उनके भाव बहुत बढ़ गए, ठीक है। अब मान लीजिए ये स्थिति है, तो अगर क्रय शक्ति को गवर्नमेंट कम करना चाहती है तो सरकार के पास क्या मुख्य उपाय है, करों में छूट देना। वेल, करों में छूट दोगे तो उनके पास और बढ़ जाएगा। अभी मान लो 25% टैक्स लग रहा है, तो 100 में से 25 काट के उनके पास 75 रुपये जा रहा है, यानी अभी जनता के पास 75 जा रहा है। अगर आप करों में छूट दे दोगे, 100 में से 10 रुपये काट के उनको 90 दे दोगे, तो उनके हाथ में और बढ़ जाएगा। इससे तो उनकी क्रय शक्ति है, स्पेंडिंग पावर, खर्च करने की शक्ति, क्रय शक्ति की जगह पे वर्ड होना चाहिए खर्च करने की शक्ति। इनकी तो खर्च करने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो ये उपाय नहीं चलेगा। नए कर लगाना, बिल्कुल, ये मतलब मैं ये इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूँ कि नए टैक्स लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अगर आप उसकी खर्च करने की शक्ति को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको उनके ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले आप 25 रुपये टैक्स लगा रहे थे, तो अब आप 35 रुपये टैक्स लगा दीजिए, तो क्या होगा, उनके पास 65 रुपये ही रह जाएंगे। 65 रुपये रह जाएंगे तो कम पैसे होंगे तो कम स्पेंड करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। सरकारी खर्च बढ़ाना ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अगर सरकारी खर्च बढ़ाओगे, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रोड के ऊपर या कोई से भी प्रोजेक्ट लाके अगर पैसा खर्च करेगी, तो लोगों को क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को मजदूरी मिलेगी, लोगों को मजदूरी मिलेगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। मतलब किसी वजह से स्थिति क्या है, क्वेश्चन में हमने वो क्रय शक्ति को क्या करना है, कम करना है। लोगों के हाथ में से जो तरलता है वो कम करनी है, तो आप उनसे छीन तो सकते नहीं हो, तो छीन नहीं सकते, तो ये सरकारी खर्च बढ़ा के उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाओ तो मत। सब्सिडी प्रदान करना होता है मतलब चीज़ों को सस्ता करना। अगर सस्ता करोगे तो उनके पास और खर्च करने के लिए पैसा बचेगा।
जो चीज़ उनको 60 रुपये में मिलनी चाहिए, अगर आप सब्सिडी देकर उनको 30 रुपये में दे दोगे तो ऑब्वियसली बात है उनको 30 रुपये ज़्यादा होगा खर्च करने के लिए। तो आसान सा क्वेश्चन था, मैंने ज़्यादा समझाया। बाकी जो 3 उपाय हैं, 3 उपाय उनकी स्पेंडिंग पावर को, उनकी खर्च करने की शक्ति को बढ़ाएगा, लेकिन नए कर लगा के आप उनकी क्रय शक्ति को कम कर सकते हैं। और एक बार आप स्लाइड में देख लीजिए, अगर आप, ये आपका इन्फ्लेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड भी है। अगर आपको इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को कम करना है तो उसके लिए कुछ तो होते हैं मौद्रिक तरीके, कुछ हैं आपके राजकोषीय तरीके और कुछ हैं आपके अन्य तरीके। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ पिछले चैप्टर से लेके ही कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR और SLR, इन सबको अगर आप बढ़ा दोगे तो मार्केट में तरलता एकदम से कम हो जाएगी, और मार्केट में तरलता कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशनरी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो इन सब कुछ चीज़ों को बढ़ा के, इन सबको मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा समझना है, क्योंकि उन तीनों को तो आप रट्टा लगा सकते हो पांचों का कि उनको बढ़ाओगे तो यहाँ तरलता कम हो जाएगी, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में आपको समझना पड़ेगा कि RBI क्या करेगा, प्रतिभूतियों को बेचेगा या खरीदेगा। तो अगर आप जनता के हाथों से पैसा ले लेना चाहते हो अपने पास, तो आप उनको प्रतिभूतियाँ बेचो, यानी RBI जनता को प्रतिभूतियाँ बेचेगा ताकि जनता का पैसा RBI के पास पहुंच जाएगा, उनके पास तरलता कम हो जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट क्या करेगा, RBI क्या करेगी, प्रतिभूतियों को बेचेगी। इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण 2016 में हुआ भी था, जहां पे फिर 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। तो एकदम से लोगों के हाथों में से जो स्पेंडिंग पावर थी वो चली गई थी। तो डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण भी एक तरीका होता है। ये सारे मौद्रिक तरीके हैं। इसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर में कम करो, ये सारा आपको पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से क्या उपाय है नहीं है ऐसा करके वो आपको फंसा देगा। तो सार्वजनिक व्ययों में कमी लाकर भी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, टैक्सेस को बढ़ाकर भी, जो कि अभी अपने उस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और सेविंग स्कीम, मतलब सेविंग स्कीम क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम कभी जॉब में आए थे तो एक NPS थी, नेशनल न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता था, हमें जितनी तनख्वाह मिलती थी उसका 10% ऑटोमेटिक कट जाता था। तो अगर ये कंपलसरी पेंशन स्कीम आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमारे हाथों में क्रय शक्ति या खर्च करने की शक्ति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसके अलावा डेफिसिट फाइनेंसिंग एक होती है, घाटे की अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या होता है कि रेवेन्यू कम होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो नोट छापकर उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो इस चीज़ को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो। अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सरकार थोड़े दिन ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, घाटे की अर्थव्यवस्था होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, इसको हीनार्थ प्रबंधन बोलते हैं, उसको थोड़े दिन तक कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, जमाखोरी को रोकना, फ्यूचर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। इसके अलावा सप्लाई को एकदम से बढ़ाना, जो सप्लाई बॉटलनेक है उसको रिड्यूस करना, और राशनिंग यानी राशन के माध्यम से चीज़ों का वितरण करवाना। ये कुछ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के तरीके हैं। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब मैंने आपको क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की तरफ साइड बताई थी, उसमें एक तो क्या था CRR, एक था SLR, ठीक है। इसके अलावा होता है बैंक रेट और एक होता है रेपो रेट। ये 3-4 तरीके थे, और एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सब क्वांटिटेटिव तरीके हैं। तो ये कौन बोल रहा है, कौन सा तरीका क्वांटिटेटिव नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्वांटिटेटिव तरीका है, बैंक रेट भी क्वांटिटेटिव तरीका है, कैश रिजर्व रेशियो भी क्वांटिटेटिव तरीका है, लेकिन साख की राशनिंग करना ये आपका क्वांटिटेटिव तरीका नहीं है। इनफैक्ट ये क्वालिटेटिव तरीका है, ठीक है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। एक बार इनको आप इस वाली का भी अगेन स्क्रीनशॉट या जैसा भी आप समझेंगे, PDF डाउनलोड करना चाहें पूरी तो ठीक है, वरना आप केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कुछ तरीके तो हैं क्वांटिटेटिव या जनरल तरीके। और अगर आपको पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं, कुछ खास क्षेत्रों में, कुछ खास सेक्टर्स को टारगेट करना हो तो आप क्वालिटेटिव तरीके अपना सकते हैं। आपको ये 6-7 तरीके, जो 7 तरीके बता रखे हैं, ये भी याद करने हैं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जैसे RBI कह देगा कि बैंकों को कह देगा कि जैसे अगर आपका 100 रुपये आए तो आपको 20% एग्रीकल्चर को लोन देना है, 30% आपको इंडस्ट्री को लोन देना है, 10% एजुकेशन पे लोन देना है। तो आपने क्या किया, बैंक क्या कर रहे हैं, अगर मान लो एक मनमानी तरीके से बिहेव करे, किसी को भी अपनी मर्जी से लोन दे रहे हैं, आर्बिट्रेरी लोन दे रहे हैं, तो दिक्कत होती है। मतलब हो सकता है फिर उस सेक्टर विशेष में तेजी मंदी का दौर आ जाए।
लेकिन अगर आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है और एक इंक्लूसिव ग्रोथ चाहता है तो वो क्या करेगा, साख की राशनिंग कर देगा। उसमें पहले ही बैंकों को बता दिया जाएगा कि आप किस सेक्टर को कितना कितना % लोन दे सकते हो, कितना % सेक्टर को लोन देना ही है, मिनिमम मैक्सिमम तय कर देगा। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब होता है, जैसे सपोज करो मैं गोल्ड लोन की बात करूँ, सपोज करो दो बातें हों, एक तो है 70% और एक है 90%। समझो क्या है, अगर आरबीआई का नियम ये हो कि भाई 30% मार्जिन होगा, सपोज करो 30% मार्जिन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई व्यक्ति जब 1 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखवाएगा तो बैंक उसको 70,000 का ही लोन देगा। वर्सेस अगर 10% रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें यूँ होगा कि 1 लाख रुपए का गोल्ड अगर कोई व्यक्ति गिरवी रखवाएगा तो बैंक उसे 90,000 रुपये का लोन देगा। तो ये जो 1 लाख रुपए के बदले में 90,000 रुपये का लोन दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 10% इसको बोलेंगे मार्जिन। तो मार्जिन को ज़्यादा करके या कम करके भी तरलता को कंट्रोल किया जाता है। अगर सोचो क्या होगा, मैं जल्दी बोलूँ आप समझना, अगर मार्जिन को बढ़ाया जाएगा, अगर मार्जिन को बढ़ाया जाएगा तो लोगों को लोन क्या होगा, कम मिलेगा। वो जो चीज़ गिरवी रखवाएंगे उस पर उनको लोन कम मिलेगा। दोबारा दोहराऊँ, मार्जिन को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, मार्जिन को बढ़ाया जाएगा तो जो वस्तु वो गिरवी रखवाएंगे उसके अगेंस्ट उनको लोन कम मिलेगा। और अगर उल्टी स्थिति है, अगर आरबीआई चाहता है कि लोगों को लोन ज़्यादा मिले तो मार्जिन रेट को कम कर देगा। तो एक क्वालिटेटिव तरीके हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट यानी जो उपभोक्ता साख होता है उसका भी नियमन किया जाता है। जैसे मान लो एक होता है डाउन पेमेंट। अगर डाउन पेमेंट मान लीजिए 10% है तो इसका मतलब है कि लोग आराम से खरीद पाएंगे। 10% ही तो डाउन पेमेंट है, नहीं हाथों हाथ जो पैसा देना होता है उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। 10% ही तो देना है और बाकी वो आराम से दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी स्पेंड करने की आदतें बढ़ेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि 25% कर दिया जाए कि भाई आपको 25% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर हर व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसको 100 में से 25 रुपये तो हाथों हाथ देने पड़ेंगे। तो हर किसी के हाथ में 100 में से हो सकता है 10 रुपये हो लेकिन 25 रुपये ना हो। तो ये है, मतलब जो कंज्यूमर क्रेडिट है उसको भी जैसे डाउन पेमेंट का साइज़ कम ज़्यादा करके या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को कम ज़्यादा करके क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा आरबीआई समय समय पर निर्देश देता है। आखिर आरबीआई बैंकों का बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का सिरमौर है, तो वो समय समय पर निर्देश जारी करता रहता है। पब्लिसिटी, समय समय पे वो तरह तरह की रिपोर्ट छापता है कि देश कहाँ जा रहा है, देश में क्या कंडीशंस हैं। मॉरल सुएसेशन, नैतिक दबाव भी डाल सकता है बैंक, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि कोई बैंक, ऐसे किसी बैंक की हिम्मत नहीं होती, पर कोई बैंक अगर मान लो आरबीआई का कहना नहीं मान रहा तो उसका लाइसेंस कैंसिल करके या उसके ऊपर पीनल इंटरेस्ट लगाकर डायरेक्ट एक्शन करके भी या उसकी कार्रवाई पे कुछ दिन तक रोक लगाकर भी उसको ठिकाने ला सकता है, उसके होश को। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम कि कैसे आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, साख नियंत्रण कैसे करता है। आपको ये चारों तरीके इस तरफ और ये सातों तरीके इस तरफ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरीके आपको अच्छे से याद करने हैं। क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इसमें बनने के पूरे चांस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नियंत्रण या साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय नहीं है। तो ये अभी वाले में से ही क्वेश्चन है। तो आपने राइट हैंड पे देखे थे वो क्वालिटेटिव तरीके थे, उसमें क्रेडिट राशनिंग था, ये तरीका था, ठीक है। मॉरल प्रेशर या मॉरल सुएसुएशन ये भी था, नैतिक दबाव। ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं था, डायरेक्ट एक्शंस था। तो इसका आंसर ये रहा। ये जो तरीका है ये क्वांटिटेटिव तरीका है ना। खुले बाजार की गतिविधियाँ करके आरबीआई लोगों की क्रय शक्ति को या तो बढ़ाता है या कम करता है, और ये क्वांटिटेटिव तरीका है। बाकी किस क्षेत्र को लोन देना है, कितना लोन देना है, यानी साख का कहें राशनिंग करना, ये आपका क्वालिटेटिव तरीका है। आरबीआई उनके ऊपर मॉरल प्रेशर देके, उनको चेतावनी देके, नोटिस देके या समझाइश करके, यानी मॉरल प्रेशर बना के करता है, एक क्वालिटेटिव तरीका है। डायरेक्ट एक्शन में बैंक उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दे या उनको कैंसिल करने की धमकी दे या पीनल इंटरेस्ट लगा दे या कुछ दिन तक उनकी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दें, तो ये कोई डायरेक्ट एक्शन तरीके हैं, ये भी क्वालिटेटिव तरीका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी रहने वाला है। खुले बाजार की गतिविधियाँ ये एक क्वांटिटेटिव तरीका है। एक बार फिर आप याद कर लीजिए, अच्छे से इसको इमेज को दिमाग में बना लीजिए। क्वांटिटेटिव तरीके हैं बैंक रेट को कम ज़्यादा करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में चीज़ों प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करना, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो में कैश रिजर्व रेशियो को कम या ज़्यादा करना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम या ज़्यादा करना, ये सारे तरीके क्वांटिटेटिव या जनरल तरीके होते हैं।
इसके अलावा कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को आपको कंट्रोल करना है तो आप क्रेडिट की राशनिंग कर सकते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट को रिलैक्स या हार्डन कर सकते हैं, उनको डायरेक्टिव्स यानी निर्देशात्मक निर्देश दे सकते हैं, पब्लिसिटी जनता को प्रचारित करके बता सकते हैं कि आरबीआई किस दिशा में जा रहा है, नैतिक दबाव डाल के और प्रत्यक्ष कार्यवाही करके। ये कुछ तरीके होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात, CRR का क्या अर्थ है? तो हमने ये तो बहुत बार सुन लिया अभी में 2-3 बार कि जो क्वांटिटेटिव तरीके होते हैं RBI के, जो मात्रात्मक तरीके होते हैं, उसमें एक होता है कैश रिजर्व रेशो को कम ज़्यादा करना। तो CRR बेसिकली होता क्या है? तो आप इसको एक बार यूँ समझिए कि जैसे जनता होती है, ठीक है, जनता बैंक के पास पैसा जमा कराती है। पैसा या तो जमा कराया जाता है करंट अकाउंट के अंदर या सेविंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है, ये पैसा वो जब चाहे मांग सकते हैं और बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो होती है डिमांड लायबिलिटी बैंक के लिए डिमांड लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर लोग चाहें तो FD भी करवा सकते हैं, ठीक है। FD का पैसा 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए हो सकता है, जैसी भी उनकी अवधि उन्होंने चुनी हो। तो इसमें बैंकों के पास लौटाने के लिए एक समय होता है या उस समय पे ही उनको लौटाना होता है। तो ये आपकी होती है टाइम लायबिलिटी। तो यूँ समझिए कि एक बैंक के पास 100 लाख रुपए आ गए, है ना, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में और FD में मिला के 100 लाख रुपए आ गए। तो 100 लाख में से उनको 4.5 लाख रुपए RBI के पास जमा करवाने होंगे बिना ब्याज के,
यानी जितना पैसा उनके पास आया, अगर मान लेते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है, तो 4.5 लाख रुपए 100 में से उनको आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में जमा कराने होंगे। तो सीआरआर का मतलब क्या हुआ, जो पैसा उनको आरबीआई के पास जमा करवाना होगा, उनकी जो टोटल डिपॉजिट होती है, टोटल की जगह नेट वर्ड यूज़ करते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा उनको आरबीआई के पास कैश जमा कराना पड़ता है। अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो वाणिज्यिक बैंकों को, ए ऑप्शन है इसका, मैं सीधे ही 4 ऑप्शन में समय लग जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध, कुल नहीं शुद्ध मांग, मतलब ओवरड्राफ्ट का एडजस्टमेंट करके, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और सावधि जमा का एक निश्चित अनुपात अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास जमा कराना होगा, और वो जो राशि जमा कराते हैं वो सीआरआर कहलाती है। ठीक है, अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा तो बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा कराना पड़ेगा, तो उनके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, और अगर कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया जाएगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा उधार देने के लिए। ठीक है, इस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। ए और सी में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुल वर्ड आ रहा है, इसलिए कुल की वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, और बी में क्या है, केवल मांग जमाओं का आ रहा है, तो इसलिए भी वर्ड गलत है। दोनों शब्द होने चाहिए, मांग जमा, समय जमा, और जो शुद्ध वर्ड है शुद्ध मांग और सावधि जमा। ठीक है, तो ये सीआरआर और एसएलआर होता है। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। CRR इज़ द परसेंटेज ऑफ मनी विच द बैंक हैज़ टू कीप विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कैश। इतना पैसा आपको नकद उनके पास रखना पड़ेगा। SLR में क्या होता है, बैंकों को कुछ पैसा अपने पास तरल रूप में रखना होता है। द बैंक हैज़ टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। ये जो वर्ड है ना NTDL, ये आप याद कर लीजिए, NTDL, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स एज स्पेसिफाइड बाय RBI। इसमें उनको पैसा कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं है, बैंकों को अपने पास ही वो पैसा रखना पड़ेगा, लेकिन तरल रूप में रखना पड़ेगा। रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ, ये रखा जाता है कैश के फॉर्म में, और ये रखा जाता है कैश एंड अदर एसेट्स लाइक गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी होंगी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी। उनको अपना पैसा वो तरल रूप में रखना पड़ेगा, ताकि कोई पैसा अगर मांगने आ जाए तो बैंकों को मुँह ना ताकना पड़े, बैंक उनकी डिमांड मीट कर पाए। इफेक्ट, इट कंट्रोल एक्सेस मनी फ्लू इन द इकोनॉमी। एसएलआर की तरफ लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी। भाई अगर अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ज़्यादा मनी चेस करेगी चीज़ों पे, तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन हो जाती है। उनको कर्व करने के लिए सीआरआर को बढ़ाया जाता है, सीआरआर पे कंट्रोल किया जाता है। एसएलआर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अचानक लोगों में ऐसा अविश्वास उत्पन्न हो जाए और वो पैसे निकालने के लिए पहुंचने लग जाएं, तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स नहीं कर पाए, बैंक उनको पैसा दे सके। मेंटेन विद, सीआरआर का पैसा आरबीआई के पास रखवाया जाता है, यानी ये पैसा उनके पास खुद के पास, बैंक के पास नहीं होता, कमर्शियल बैंक के पास, आरबीआई के पास रखवाना होता है। एसएलआर में पैसा जो होता है वो बैंक के पास होता है, तरल रूप में होता है। रेगुलेट्स, सीआरआर से इकोनॉमी की जो तरलता है उसको कंट्रोल किया जाता है, और एसएलआर से इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ, जो साख सृजन होता है, साख सृजन को कंट्रोल किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट इनको नहीं मिलता है, और एसएलआर के रूप पे ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपने पास रखेंगे तो उसके ऊपर तो थोड़ा बहुत ब्याज कमाएंगे ही कमाएंगे। तो ये जस्ट मैंने आपको सीआरआर एसएलआर का अंतर देने की कोशिश की। इसके बाद है द बैंक रेट इज़ द रेट एट विच। बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कीजिए। बैंक रेट का क्या मतलब है, जिस रेट पे एक बैंक जनता को ऋण देता है, जिस रेट पे आरबीआई जनता को ऋण देता है, तो आरबीआई तो जनता को ऋण देता ही नहीं है, जिस रेट पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, या जिस रेट पे भारत सरकार अन्य देशों को ऋण देती है। तो बैंक रेट का मतलब वो होता है कि जिस रेट पे बड़े पापा छोटे पापा को लोन देते हैं, जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को उधार दिया करता है, उसे हम कहते हैं बैंक रेट। तो इसका आंसर सी रहने वाला है, द आरबीआई गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है, फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे, और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे, आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो
इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Dash is the official minimum rate at which the central bank of country is prepared to rediscount approved bills held by the commercial bank। तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है किसका, बैंक रेट का, ठीक है। बैंक रेट का मतलब होता है RBI जिस दर पे कमर्शियल बैंक के बिलों को भुनाने के लिए तैयार होता है। जैसे मान लीजिए कि RBI 6% की रेट पे बिलों को भुनाने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि RBI 6% ब्याज चार्ज करेगा, ठीक है। अभी ये 6.5 के आसपास चल रहा है, ठीक है, या 6.75 चल रहा है, सॉरी 6.75%। तो RBI जिस रेट पे कमर्शियल बैंक के बिलों की डिस्काउंटिंग करके उनको दीर्घ अवधि के, थोड़ी लंबी अवधि के उधार देता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। ये रेपो रेट नहीं है, बैंक रेट, ठीक है। तो इसका आंसर B होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI चार्जेस इट्स क्लाइंट्स ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरिंग। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI चार्जेस इट्स क्लाइंट्स ऑन देयर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एक बात ये समझ लीजिए कि RBI का क्लाइंट होता है कमर्शियल बैंक, लेकिन इसमें उल्टा लिखा हुआ है। इसमें जो बैंक रेट लिखा है, बैंक रेट के साथ इन्होंने शॉर्ट टर्म बोरिंग लिखा है, तो ये गलत है, इसमें लॉन्ग टर्म होना चाहिए था। और जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट जनरली 1 दिन से लेकर 15 दिन तक की जो उधार होती है उसमें बैंक रेपो रेट देता है। रीपर्चेज ऑप्शन मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था कि रेपो रेट कैसे काम करती है, कैसे एक बैंक RBI के पास अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जमा करा के पैसा लेता है और बाद में ब्याजशुदा वो पैसा लौटाता है। तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होती है। तो इसमें दोनों कथन उल्टे लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन दिया था, कौन से कथन सही है, 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना 2। इनका फर्स्ट भी रॉन्ग दे रखा है, सेकंड भी दोनों रॉन्ग दे रखा है, तो है ना, उल्टे लिखे हुए हैं। अब आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, सूची 1 की मदों को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में लिखा हुआ है, चयनित साख नियंत्रण, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऋण का उपयोग, परिमाणात्मक साख नियंत्रण और बैंक ऋण।
अब तो आपको शायद हिंदी वर्ड थोड़े टफ लग रहे होंगे। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, हाँ तो आपको याद आता होगा, एक तरफ अपन ने देखे थे क्वांटिटेटिव वाले तरीके और एक तरफ देखे थे अपन ने क्वालिटेटिव वाले तरीके। इस तरफ आपके थे 4 तरीके, इस तरफ लिखे हुए थे 7 तरीके। अब आप पहचान कीजिए, मिलान कीजिए कि आपको याद हुए या नहीं। इधर वाले जो थे ये क्वांटिटेटिव या जनरल तरीके थे और ये क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव तरीके थे। तो पहले ऑप्शन में है सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव के में सामने देखिए, सामने एक तरफ लिखा हुआ है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कैश रिजर्व रेशो, वेरिएशन इन मार्जिन, रीडिस्काउंटिंग रेट। तो वैसे इसका एक के साथ एक भी जा सकता है और 3 भी जा सकता है। मैंने अभी इसको एक के साथ 3 को भरा है, वेरिएशन इन मार्जिन। उसके बाद है यूज़ ऑफ क्रेडिट फॉर पर्सनल नीड्स, जैसे कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेने जाता है, कार लोन लेने जाता है, एजुकेशन लोन लेने जाता है, तो वहाँ पे बैंक क्या करता है, कंज्यूमर की क्रेडिट रेगुलेशन करता है, तो ये इसके साथ जाएगा। ठीक है। क्वांटिटेटिव तरीका में ये जो अपन ने बात की थी कैश रिजर्व रेशो, ये तो आपको आसान से याद होगा। कैश रिजर्व रेशो यानी मैंने हमेशा कहा है कि आपको सारे नाम भी आते हैं। अगर मान लीजिए आपको थर्ड वाला श्योर शॉट पता था तो सी के साथ 2 बैठा आपका ना, सी के साथ 2 बैठा। अब सी के साथ 2 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी आपके ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, बस खाली बी और सी ऑप्शन रह गया। ठीक है। और बैंक रेट को अपन रीडिस्काउंट रेट भी कहते हैं, तो ये आपका डी के साथ 4 बैठा, तो डी के साथ 4 बैठा। लेकिन इस क्वेश्चन में टाइट कॉल है, C2 और D4 बी और सी में आ रहा है, यानी अभी भी बी और सी रेस में थे। तो जब आप पर्सनल नीड्स के लिए क्रेडिट कंट्रोल करते हो तो वो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कहलाता है। तो ये आपका इसके अलावा जो जाएगा बी के साथ, जो जाएगा वो बी के साथ 1 जाएगा, और बी के साथ 1 यानी जस्ट यहाँ गया, इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ टाइट कॉल वाला क्वेश्चन था,